गुड इवनिंग एवरीवन। आज बसंत पंचमी की ढेर सारी आप सभी लोग की शुभकामनाएं। आप सभी लोग जानते हैं कि आज बसंत पंचमी के दिन हम सभी लोग माता सरस्वती की पूजा और उनकी आराधना करते हैं, जिससे हमें ज्ञान और जिस हम रास्ते पर हैं उस रास्ते में हमें आगे बढ़ने की सद्बुद्धि हमें मिलती है। तो आएंगे, आप सभी लोगों ने कहा था कि सर मिट्टी के बारे में कुछ हमें बताइए, मिट्टी से सवाल पूछते हैं। तो आज आपको कोशिश किया जाएगा कि मिट्टी से रिलेटेड सारे क्वेश्चनों का जवाब आप लोग को दे दिया जाए। ठीक है, चलिए हम लोग कोशिश करने वाले हैं मिट्टी को समझने के लिए। चलिए तो हम लोग देखते हैं मिट्टी। मिट्टी को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि मिट्टी होता क्या है, ये बनता कैसे है, तो मिट्टी का मतलब होता क्या है। तो सबसे पहला हम इसका बेसिक जानकारी कुछ हम आपको बताना चाहेंगे कि पहली बात, एक बात समझिए कि मिट्टी को इंग्लिश में हम लोग सॉइल कहते हैं। क्या बोलते हैं? सॉइल। मिट्टी को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? सॉइल। उसको हिंदी में इसे मृदा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मृदा। मृदा कहा जाता है। और इस मृदा का उर्दू लफ्ज होता है मिट्टी। उर्दू लफ्ज क्या होता है? मिट्टी। यानी कि याद रखेंगे, मृदा को उर्दू में हम लोग क्या कहते हैं? मिट्टी कहते हैं। उर्दू में क्या कहा जाता है? मिट्टी कहा जाता है। जबकि अंग्रेजी में हम लोग क्या कहते हैं? सॉइल कहते हैं। तो इससे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कि मृदा का उर्दू में क्या कहा जाता है। याद रखेंगे, मृदा को उर्दू में हम लोग क्या कहते हैं? मिट्टी कहते हैं। और उसे अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? तो सॉइल कहा जाता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सॉइल शब्द की उत्पत्ति, ध्यान से सुनेंगे मेरी बात को। सबसे पहली हम बात करेंगे, अगर हम मृदा के बारे में या अगर हम मिट्टी के बारे में थोड़ा हम आपको समझाने का प्रयास करें, तो मिट्टी एक बहुत ही बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधन। मिट्टी कैसा संसाधन है? बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधन है। मृदा को जो इंग्लिश में हम लोग सॉइल कहते हैं, सॉइल शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के सोलम शब्द से हुआ है। किससे हुआ है? ध्यान से सुनेंगे मेरी बात को। सॉइल शब्द की उत्पत्ति किससे हुआ है? सोलम शब्द से हुआ है। लैटिन भाषा का कौन सा शब्द होता है? सोलम। लैटिन भाषा के सोलम शब्द से सॉइल शब्द की उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ होता है फर्श। जिसका अर्थ क्या होता है बाबू? फर्श होता है। फर्श मतलब फ्लोर। क्लियर? ध्यान समझेंगे आप लोग। मिट्टी उर्दू का शब्द होता है, हिंदी में उससे हम लोग मृदा कहते हैं, अंग्रेजी में उससे हम लोग क्या बोलते हैं? सॉइल बोलते हैं। और सॉइल शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुआ है? तो सोलम शब्द से हुआ है। किससे हुआ है? सोलम शब्द से। और इस सोलम शब्द का मतलब क्या होता है? फर्श, यानी कि फ्लोर। अब आप लोग बताइए, फर्श का मतलब क्या होता है? ऊपरी भाग। फर्श का मतलब क्या होता है? आप कभी भी सुने होंगे ना, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर। तो ऊपरी भाग को ही तो हम लोग फर्श बोलते हैं, ऊपरी भाग को तो ही हम फ्लोर बोलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि मिट्टी कहीं ना कहीं हमारी पृथ्वी की ऊपरी भाग है। यानी कि जिस धारा तल पर हम लोग रहते हैं, जिस पृथ्वी पर हम लोग रहते हैं, जिस पृथ्वी की भू प्रॉपर्टी पर हम लोग रहते हैं, उस धारातल के, उस उस भूपृष्ठ के, उस भू प्रॉपर्टी के जो ऊपरी आवरण होता है, जो ऊपरी सतह होते हैं, उसी को तो हम मिट्टी कहते हैं। तो मुख्य रूप से पृथ्वी की जो धरातल होती है, जो उसका ऊपर का फ्लोर होता है, ऊपर का फर्श होता है या ऊपर का सतह होता है, वही तो मिट्टी है। समझ में आ गया मेरी बात को? फिर से समझिए आप लोग। मिट्टी जो है
उर्दू का शब्द है। इसे हिंदी में क्या कहा जाता है? मृदा कहा जाता है। इसे अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? तो स्वैल कहा जाता है। क्लियर है? और स्वैल शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के किससे हुई है? तो सोलम शब्द से हुई है और इसका अर्थ होता है फर्श। अर्थ क्या होता है इसका? फर्श यानी कि फ्लोर। फर्श का मतलब क्या होता है? ऊपरी भाग। यानी कि पृथ्वी की जो ऊपरी भाग होती है वही आपका क्या होता है? मिट्टी होता है। यहाँ तो कोई दिक्कत है आप लोग को? ठीक है, पृथ्वी की जो ऊपरी भाग होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मिट्टी बोलते हैं। अब समझते हैं हम लोग ऊपरी भाग को। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं जो इसके ऊपरी भाग होते हैं, जो इसके मिट्टी होते हैं, ये मिट्टी बने कैसे होते हैं? यानी कि मृदा का निर्माण कैसे होता है? तो सबसे पहली बात आप लोग समझिए, चट्टानों के घिसावट द्वारा ही एक मिट्टी का निर्माण होता है। यानी कि जो चट्टान जो होते हैं, रॉक्स जो होते हैं, उनकी उनमें जब घिसावट की क्रिया होती है तो उनके घिसावट के माध्यम से ही मिट्टी का निर्माण होता है। यानी कि मिट्टी का निर्माण होने के लिए चट्टानों का घिसावट होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि चट्टान के घिसावट के माध्यम से ही उनमें टूट फूट या घिसावट के द्वारा ही क्या चीज का निर्माण होता है? तो मिट्टी का निर्माण होता है। यहाँ तक बातें आप लोगों को समझ में आ रही है? तो चट्टानों के घिसावट के कारण क्या चीज बनता है बाबू? तो मिट्टी बनता है। यानी कि जब पहले समझिए, अब ये चट्टान क्या होते हैं आप सभी लोग जानते हो कि हमारे पृथ्वी के आंतरिक भाग में लावा है, ज्वालामुखी के क्या पाए जाते हैं? मैग्मा पाए जाते हैं। वही मैग्मा जब पृथ्वी के आंतरिक भाग से जब बाहर आता है, जब वो ठंडा हो जाता है तो बड़े बड़े चट्टानों के रूप में हो जाता है। किस रूप में हो जाता है? चट्टानों के रूप में। अब जब ये जो चट्टान होते हैं, चट्टान समझिएगा, चट्टान, इस चट्टान में इस चट्टान में अपक्षय की क्रिया होती है। किसकी क्रिया होती है बाबू? अपक्षय की। अपक्षय का मतलब होता है टूट फूट की क्रिया होती है। किसकी क्रिया होती है? टूट फूट। यानी कि जब ये चट्टान जब ज्वालामुखी से बन जाते हैं, जब चट्टान ज्वालामुखी से बनते हैं तो ये चट्टान में अब टूट फूट की क्रिया होती है। किसकी क्रिया होती है? टूट फूट की। यानी कि इसमें टूट फूट की अब क्रिया होती है और इसी टूट फूट की क्रिया को हम क्या बोलते हैं? अपक्षय बोलते हैं। देखो बड़े बड़े जो चट्टान होते हैं, जब बहुत ज्यादा टेम्परेचर आता है तो उनमें चिनकने लगता है, या सूर्य की गर्मी से या सूर्य से भी वो चीजें चट्टानों के अंदर धीरे धीरे दरार होने लगते हैं। आंधी तूफान चक्रवात ऐसे कई सारे प्राकृतिक आपदा भूकंप भूचालों से क्या होते हैं? कुछ चट्टान के धीरे धीरे टुकड़े होने लगते हैं। कई बार मानवीय जो क्रियाकलाप के माध्यम से भी चट्टानों में टुकड़े आने लगते हैं। यानी कि अनेकों प्रकार के ऐसे माध्यम होते हैं जिससे कि जो बने हुए चट्टान है, चट्टानों में किसकी क्रिया होने लगती है बाबू? टूट फूट की चट्टानों में क्रिया होती है। समझ में आ रहा है? चट्टानों में किसकी क्रिया होती है? टूट फूट की क्रिया होने लगती है। इसी क्रिया को हम क्या बोलते हैं? अपक्षय। क्लियर है? यानी कि एक जो बड़ा चट्टान जब छोटे छोटे टुकड़ों में टूटने लगता है, छोटे छोटे टुकड़ों में टूटने लगता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अपक्षय बोलते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है? तो हम लोग आगे की ओर देखते हैं, तो ये अपक्षय की क्रिया के कारण बड़े बड़े चट्टान जो होते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में क्या होने लगते हैं? टूटने लगते हैं। फिर वो टूटने के बाद, अपक्षय के बाद उसमें घिसावट होने लगता है। क्या होने लगता है? घिसावट। घिसावट, घिसावट का मतलब होता है काट छाट। वो घिसने लगता है। क्या होने लगता है? घिसने लगता है। और इस घिसने की क्रिया को हम अपर्दन कहते हैं। क्या कहते हैं? अपर्दन। समझिएगा, तो यानी कि एक जो बड़े चट्टान होते हैं उस चट्टान में अपक्षय और अपर्दन यानी टूट फूट और घिसावट के कारण ही एक मिट्टी का निर्माण होता है। तो सपोज मान लो एक बड़ा सा चट्टान है, उस चट्टान के टुकड़े होते गए तो छोटे छोटे टुकड़े होते गए, और फिर उसमें चट्टान के घिसावट होने लगे, घिसने लगा, तो घिस 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 कर वो
छोटे 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 महीन टुकड़ों में होने लगेगा, और वो टुकड़ा और छोटा होगा, और टुकड़ा और छोटा होगा। ये कार्य निरंतर चलता ही रहेगा, बड़ी लंबे समय लगते हैं, और वो टूट फूट कर धीरे धीरे छोटा छोटा टुकड़ा महीन होते 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 एकदम धीरे धीरे बालू के कण बन जाएंगे। क्या क्या बन जाएंगे? बालू के कण। और हम तो पढ़ रहे थे मिट्टी। अभी हमने आपको बताया था चट्टानों के घिसावट के कारण मिट्टी बनता है। फिर हम यहाँ समझा रहे हैं, जब चट्टान में घिसावट होता है, चट्टान टूटते हैं, फूटते हैं, और उनमें जब घिसावट होता है चट्टानों में, तो घिसावट के बाद वो छोटे छोटे बालू के कण हो जाते हैं। बिल्कुल सुंदर, याद रखेंगे। मिट्टी का निर्माण के लिए चट्टानों का घिसावट तो जरूरी है ही, चट्टानों का टूट फूट तो जरूरी है ही। सिर्फ चट्टान के टूट फूट और चट्टान के अगर घिसावट से सिर्फ बालू बनता है, मिट्टी नहीं। तो अब आप पूछोगे ना मिट्टी बनने के लिए सर और क्या क्या चीजें चाहिए, तो अब आपको बताते हैं। मिट्टी बनने के लिए चट्टान के छोटे छोटे टुकड़े और घिसावट तो होने ही चाहिए, साथ ही साथ उस घिसावट में कुछ जैविक पदार्थ भी होने चाहिए, जैसे जीव जंतु, पेड़ पौधा। ये सब जो कार्बनिक जो पदार्थ होते हैं, जिसमें जीव के अंश होते हैं, जंतु हो गया, जानवर हो गया, कई सारे पेड़ पौधे हो गए, वनस्पति, ये सब चीजें होंगी। इन सब का भी जब घिसावट होता है ना, तब जाके मिट्टी का निर्माण होता है। यानी कि मिट्टी के निर्माण होने में सिर्फ आप नहीं कह सकते हैं कि चट्टान का ही घिसावट होना चाहिए। चट्टानों के घिसावट के साथ साथ उसमें जीव जंतु, पेड़ पौधे, इस सब का भी घिसावट होना चाहिए। यानी कि चट्टानों के घिसावट होगा, फिर जीव जंतु भी उसमें आ सकते हैं, पेड़ पौधे वनस्पति भी आ सकते हैं। इस सब का जब मिश्रण होता है ना, तब जाके आपका निर्माण होता है मिट्टी। तो मिट्टी का निर्माण होने के लिए अब देखेंगे, मिट्टी का निर्माण होने के लिए क्या क्या शर्त है। तो सबसे पहला शर्त है मिट्टी का निर्माण में, आप ध्यान से सुनोगे, मिट्टी का निर्माण का सबसे जो पहला शर्त होता है कि बड़े बड़े चट्टानों में टूट फूट और घिसावट के कारण उस छोटे 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 महीन टुकड़ों में टूटा होना चाहिए। और फिर उसका घिसावट से जब छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं, तो उन छोटे छोटे टुकड़ों का घिसावट किससे होना चाहिए? जीव जंतु, पेड़ पौधे वनस्पति, इस सबसे घिसावट होना चाहिए। जब ये पूरा घिसावट होता रहेगा, लंबी प्रक्रिया चलती रहेगी, तो हजारों लाखों साल बाद वही किसका रूप ले लेगा? मिट्टी का रूप लेगा। समझ में आ रहा है मेरी बात को? ध्यान से सुनेंगे आप लोग। मिट्टी बनने के लिए सिर्फ चट्टानों की घिसावट की जरूरत नहीं होती है। देखो चट्टान का तो टूट फूट घिसावट हो ही करेगा। बड़े बड़े चट्टान है तो टूटेंगे, टूटेंगे उसके बाद और घिसावट होगा, और छोटा होता जाएगा, और छोटा होता जाएगा, और छोटा हो जाएगा। उस घिसावट में छोटे छोटे टुकड़े जब हो जाएंगे, तो उन घिसावट में कहीं कहीं पेड़ पौधे के छोटे मोटे अंश आ जाएंगे, कहीं चींटी जीव जंतु जानवर उनवर के घिसावट होगा, उनके मृत शरीर के साथ क्या होगा? उस चट्टान के साथ घिसावट होगा। देखो चट्टान जब टूटेंगे तो छोटे छोटे महीन टुकड़े तो होने ही चाहिए, ये तो बिल्कुल ही छोटे छोटे महीन टुकड़े होना। फिर यानी कि चट्टानों का घिसावट तो होगा ही होगा, बट साथ ही साथ चट्टानों के घिसावट के साथ ही साथ उसमें जीव जंतु पेड़ पौधे अर्थात कार्बनिक पदार्थ, किसका? कार्बनिक पदार्थों का भी उसमें घिसावट होना चाहिए। किसका होना चाहिए? कार्बनिक पदार्थ अर्थात जीव जंतु के अंश जिसमें होते हैं, उसका भी उससे घिसावट होगा। तो अब लंबे समय के बाद जाकर क्या बन जाता है? मिट्टी। तो मिट्टी का निर्माण एक बहुत ही लंबी और जटिल प्रक्रिया है। ऐसा नहीं होता है एक बड़ा सा, जैसे ज्वालामुखी निकला, उस ज्वालामुखी ठंडा हुआ, एक बड़ा पत्थर बना, अब पत्थर फिर टूट जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होता है। कभी एक बार चक्रवात आया, कभी तूफान आया, कहीं का भूकंप आया, कहीं भूचाल आया, कहीं बाढ़ आया,
कहीं सूर्य की गर्मी से, कहीं टेम्परेचर बड़े अधिक से अधिक तापमान से उसमें ना दरार आने लगेंगे। तो थोड़ा सा मान के चलिए सूर्य की गर्मी से थोड़ा सा उस पत्थर में आएगा दरार इस साल, अगला साल थोड़ा सा और, अगला साल थोड़ा सा और, ऐसे करते करते ना लंबी प्रक्रिया होती है। तो सबसे पहले बड़े बड़े चट्टान क्या होते हैं, टूटते हैं, टूटकर छोटे छोटे चट्टानों में चेंज होते हैं। फिर उन चट्टानों का घिसावट होता है। कैसे घिसावट होगा, एक चट्टान दूसरे चट्टान से टकरा सकता है। जब बाढ़ हो आता है तब बाढ़ की पानी जो होती है उससे रगड़ती रहती है, घिसती रहती है। धीरे धीरे बहुत ही एक लंबी प्रोसेस चलती है। समझ में आ गया? तो ऐसा मत कहीं कहिएगा कि चट्टान के घिसावट से ही सिर्फ मिट्टी बनते हैं। देखो चट्टान के घिसावट तो होने ही चाहिए, साथ ही साथ उसमें कार्बनिक पदार्थ जैसे जीव जंतु पेड़ पौधे इस सब के भी घिसावट होना चाहिए, तब जाके मिट्टी बनता है। बहुत साल लगते हैं एक मिट्टी का निर्माण होने में। एक बात और समझिए, जो जीव जंतु पेड़ पौधों का जो घिसावट होता है, इनकी जितनी संख्या अधिक होगी ना, यही सब बहुत ही उपजाऊ मिट्टी बनाते हैं। जो मिट्टी जो उपजाऊ होते हैं उसका मेन रीजन होता है ह्यूमस की मात्रा। और ह्यूमस क्या है भाई, ह्यूमस को आप समझना चाहते हैं तो ह्यूमस एक प्रकार का कार्बनिक पदार्थ होता है जो मुख्य रूप से जीव जंतु पेड़ पौधों के अपघटन से बना होता है। अर्थात जो जीव जंतु पेड़ पौधों का जो अपघटन किया जाता है, यानी कि उनके छोटे छोटे टुकड़े किए जाते हैं और महीन होते जाते हैं, तो वही सड़कर गल कर क्या बन जाता है, ह्यूमस। जिस मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा अधिक होगी वह मिट्टी बहुत क्या होती है, उपजाऊ होती है। और ह्यूमस की मात्रा मिट्टी के अलग अलग परत में अलग अलग जगह पर अलग अलग पाई जा सकती है। जमीन कहीं ह्यूमस की मात्रा अधिक होगी, कहीं ह्यूमस की मात्रा कम हो सकती है। तो ह्यूमस मुख्य रूप से क्या है, कई बार पूछ देते हैं बाबू ह्यूमस क्या है, तो ह्यूमस भी एक प्रकार का कार्बनिक पदार्थ है। वो भी जीव जंतु पेड़ पौधे के जो अपघटन होते हैं ना, उससे क्या बन जाते हैं, उसके सड़े गले हुए पदार्थ क्या बन जाते हैं, ह्यूमस। तो कई बार क्या होता है कि मिट्टी में जब जीव जंतु संपर्क में आते हैं, उनका जब घर्षण होता है, घिसावट होता है, तो कई सारे उसमें गीले सड़े गले चीजें मिलती रहती हैं, वही चीज क्या बन जाता है, ह्यूमस बन जाता है। चलिए तो आगे आपको बात समझ में आ गई। मिट्टी का निर्माण एक बहुत ही एक लंबी प्रक्रिया है, एक लंबा प्रोसेस है। इतना जल्दी मिट्टी नहीं बनता, मिट्टी को बनने में हजारों लाखों करोड़ों साल तक लग जाते हैं। मिट्टी पहले चट्टान जो होते हैं, चट्टान बड़े बड़े टुकड़ों से पहले छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट होते हैं। फिर उन चट्टानों का घिसावट होता है, घिसावट होकर छोटे छोटे चट्टानों में वो चेंज होते हैं। फिर उसके बाद जीव जंतु पेड़ पौधे इन सब चीजों का उसमें घिसावट होता है, तब जाके वो किसका निर्माण लेते हैं, वो एक मिट्टी का रूप लेते हैं। तो यहाँ तक बातें समझ में आपको आ गई। तो सिर्फ ये चट्टानों के घिसावट से ही मिट्टी नहीं बनते हैं, जबकि उसमें पेड़ पौधे जीव जंतु कार्बनिक ये सब चीजों की भी मात्रा होती है। तो आप एक बात बताइए, अब यहाँ से बात को हम समझेंगे। तो एक चीज बताइए, अगर हम जब चट्टान की बात करते हैं, इसको सिर्फ रॉक्स लिख देते हैं, ठीक है, इतना सा समझ जाइए। आप जब चट्टान की बात करते हो तो चट्टान तो अकार्बनिक पदार्थ है। चट्टान कैसा पदार्थ है, अकार्बनिक। अकार्बनिक का मतलब हो गया बाबू मृत पदार्थ। कैसा पदार्थ, मृत पदार्थ, यानी कि निर्जीव है, मरा हुआ पदार्थ है। क्योंकि एक चट्टान का निर्माण किससे होता है, ज्वालामुखी से। जब ज्वालामुखी जब बाहर आता है तो चट्टान का निर्माण करता है। ये तो एक अकार्बनिक है, मृत पदार्थ है। लेकिन बताइए अब इस अकार्बनिक पदार्थ छोटे छोटे टुकड़ों में टूटते हैं, उनमें घिसावट की क्रिया होती है, घिसते घिसते वो महीन टुकड़ों में कन्वर्ट होने लगते हैं, छोटे छोटे महीन एकदम कण हो जाते हैं। और फिर उन कणों का घिसावट किससे होता है, कार्बनिक पदार्थों के साथ होता है। किसके साथ होता है, कार्बनिक, जैसे जीव जंतु पेड़ पौधे इस सब के साथ जब घिसावट होता है, जिसे हम जीवित पदार्थ हम लोग बोलते हैं। कौन सा पदार्थ बोलते हैं, जीवित पदार्थ। कैसा पदार्थ बोलते हैं हम लोग, जीवित। यानी कि
बड़े बड़े चट्टान अकार्बनिक मृत पदार्थ हैं। ये जब छोटे छोटे टुकड़ों उनके घिसावट के कारण जब उनमें कार्बनिक पदार्थ का भी घिसावट होता है, यानी कि जीव जंतु भी उसमें घिसते हैं, जानवर का शरीर, चिट्टी का शरीर, किसी और भी जीव जंतु हो सकता है, मरने के बाद उनके शरीरों का घिसावट होता रहता है। या पेड़ पौधे हो गए, कोई पत्तियां निकल रही, कोई फूल हो गया, कोई पेड़ हो गया, पेड़ की जड़ें हो गई, इस सबके साथ जब घिसता रहता है तब बहुत लंबे समय बाद वो क्या बनता है, मिट्टी। तो इस प्रकार आपको नहीं लग रहा है एक मिट्टी को बनने में कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों की भूमिका होती है। तो मिट्टी जो मुख्य रूप से बना होता है कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों द्वारा बना होता है। तो मिट्टी को बनाने में कार्बनिक पदार्थ की भी भूमिका होती है और अकार्बनिक पदार्थ की भी भूमिका होती है। और एक बात समझिएगा, हो सकता है कि कार्बनिक पदार्थ की संख्या कम हो सकती है, समझे ना, लेकिन अगर ये बिल्कुल रहेगा ही नहीं, बिल्कुल खत्म हो जाएगा, कार्बनिक पदार्थ का घिसावटे नहीं होगा, जीव जंतु पेड़ पौधों का घिसावटे नहीं होगा, सिर्फ उसमें चट्टान रहेगा और कार्बनिक चीजें रहेंगी, ये तो बालू बन जाएगा। क्या बन जाएगा फिर? ये तो बालू बन जाएगा, फिर रेत बन जाएगा वो तो। इस हम लोग क्या बोलते हैं, बालू या रेत, क्या बन जाएगा। तो रेत होते क्या है, चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़े, तो महीन टुकड़े ही तो होते हैं। नॉर्मली एक चीज समझिए, आप लोग घर में सब लोग सब्जी बनाते होंगे, खाना बनाते होंगे, उसमें आप लोग मसाला पीसते हैं, मसाला पीसते हैं ना? तो कई बार क्या होता है ना, मसाला पीसते समय हम लोग क्या करते हैं, हल्दी, हल्दी हो गया, लहसुन हो गया, ऐसे जीरा, कई सारी चीजों को हम लोग क्या करते हैं, गोलकी जीरा जो होता है ना, उसको हम लोग ले लेते हैं, लेकर करके कूटते हैं। पहले क्या करते हैं, लोढ़ा से क्या करते हैं, उसको हम लोग कूटते हैं। कूटने का मतलब उसका टूट फूट हो रहा है, क्या हो रहा है बाबू, टूट फूट, यानी कि उसमें क्या हो रहा है, अपक्षय की क्रिया हो रही है। अपक्षय का मतलब होता है टूट फूट। तो पहले आप करके लोढ़ा से कुछ 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 के छोटे छोटे टुकड़े करते हैं, क्या करते हैं, छोटे छोटे टुकड़े करते हैं, अपक्षय हो गया। अब फिर उस छोटे छोटे टुकड़े को लोढ़ा से रगड़ते हैं, ऐसे क्या करते हैं, रगड़ मतलब घसी घिस रहे हो करा के, क्या कर रहे हो आप लोग, उसमें घिसावट हो रहा है। उस घिसावट से ना जो छोटे छोटे टुकड़े हुए थे और एकदम मिही हो जाता है, पतले पतले छोटे 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 कण में चेंज हो जाता है। घिसावट होता है कि नहीं होता है, घिसावट होता है कि नहीं होता है, उसको हम अपरदन कहते हैं। तो अपक्षय का मतलब टूट फूट। जब वो घिसावट होने लगता है ना, या घिसावट या काट छाट करने लगते हैं आप ओकरा को, तो उसी को हम बोलते हैं अपर्दन। तो चट्टान में अपक्षय की भी क्रिया होती है और अपर्दन की भी क्रिया होती है, अर्थात टूट फूट और घिसावट के कारण ही वो मिट्टी बनने लायक बन जाते हैं। लेकिन सिर्फ चट्टान के टूट फूट और सिर्फ चट्टानों के घिसावट से मिट्टी नहीं बनते हैं। ये तो टूट फूट और घिसावट तो होना ही चाहिए, इसके साथ साथ उसमें जीव जंतु के भी घिसावट होना चाहिए, पेड़ पौधे और कार्बनिक जैसे पदार्थों के भी घिसावट होने चाहिए, तब जाके वो एक मिट्टी का रूप यानी कि मृदा का रूप लेता है। अर्थात हम इसका जब डेफिनेशन की बात करेंगे हम लोग मृदा की, तो मृदा एक कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों ही पदार्थों से मिलकर बना हुआ है। यानी कि मृदा जीवित और जीवित, जैव और अजैव। जैव मतलब क्या होता है, कार्बनिक चीजें जो जीवित चीजें हैं, जिसमें जीवन चीजों का अंश हो। अजैव का मतलब क्या होता है, जो अकार्बनिक चीज है, जिसमें जीव जंतु का कोई संबंध नहीं हो, जीव जंतु का उसमें अंश नहीं हो। तो मुख्य रूप से देखेंगे हमारी जो मिट्टी होती है उसमें जैव पदार्थ भी होते हैं, अजैव पदार्थ भी होते हैं। या दूसरा परिभाषा इसका लिख सकते हैं कि जो हमारी मिट्टी होती है उनमें कार्बनिक पदार्थ भी होते हैं और उनमें अकार्बनिक पदार्थ भी होते हैं। समझ में आ गया मेरी बात को, यानी कार्बनिक और कार्बनिक दोनों को मिलने से बना हुआ है, जैव और अजैव दोनों को मिलने से बना हुआ है। अब उसी में कई बार पूछ देता है ना, देखिए जो दो अलग अलग चीजें हैं ना, इसको बोलते हैं असंगठित। असंगठित क्या होते हैं, असंगठित। असंगठित का मतलब होता है इसके संगठन अलग अलग चीजों से हुए हैं। देखिए कार्बनिक और अलग अलग चीजें एक नहीं चीज है,
जैव और अजैव अलग अलग चीज है कि नहीं चीज है। तो असंगठित रूप से ये देखेंगे, अब कई बार सवाल पूछता है आपको, और भी कई सारे आपको मिट्टी के डेफिनेशन आपके हो सकते हैं। तो ध्यान से आप सुनेंगे कि देखिए धरातल भूपृष्ठ के भूपृष्ठ की जो ऊपर जो होते हैं असंगठित, कैसा, असंगठित दानेदार कणों की पतली जो परत होती है वो मृदा कहलाती है। कहने का मतलब क्या हुआ कि असंगठित यानी कि पृथ्वी के ऊपर यानी कि भूपृष्ठ पर असंगठित दानेदार, दानेदार का मतलब होता है छोटे 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 जो कण होते हैं। आप कभी मिट्टी को उठाएंगे एकदम दाना दाना छोटे 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 कण होते हैं। तो असंगठित दानेदार, दानेदार कणों का, दानेदार कणों वाली पृथ्वी की जो सबसे जो ऊपरी और पतली जो परत होती है उसी को हम क्या कहते हैं, मिट्टी कहते हैं। तो मिट्टी का मतलब समझ में आ गया कि नहीं आ गया। और भी कई सारे डेफिनेशन इसके हो सकते हैं कि असंगठित, असंगठित पदार्थों से निर्मित, असंगठित पदार्थों से निर्मित। देखो असंगठित का मतलब जिसका संगठन अलग अलग, जैसे कार्बनिक अलग अलग, जीव सजीव अलग अलग चीज है। तो असंगठित पदार्थों से निर्मित पृथ्वी की जो सबसे जो ऊपरी परत है, ऊपरी परत है वो दानेदार कोणों वाली जो पतली परत है उसी को हम मृदा कहते हैं। यहाँ तक समझ में आप लोग को आ गया। मृदा मतलब, चलिए देखते हैं, समझ में आ गया होगा आप सब सभी लोगों को। ठीक है, मृदा समझ में आ गया। मृदा की बनना एक जटिल प्रक्रिया है और लंबी प्रक्रिया है। बहुत लंबे हजारों लाखों करोड़ों साल भी लग सकते हैं एक मृदा को बनने के लिए। क्लियर है, ये बातें आप लोग को समझ में आ गई होंगी कि मिट्टी जो बनी होती है कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों पदार्थों से मिलने से बनी होती है, अर्थात जैव और अजैव दोनों का ही इसमें मिश्रण होता है। समझ में आ गया, दोनों ही चीजें होती हैं। सिर्फ अगर चट्टान रहेगा, चट्टान के छोटे टुकड़े और घिसावट होंगे, कार्बनिक का नहीं होगा तो वो तो मुख्य रूप से क्या बन जाएगा, बालू या रेत बन जाएगा। लेकिन जब उसमें कार्बनिक की भी मात्रा होती है तो लंबे समय के बाद वही चीजें जाकर मिट्टी में कन्वर्ट होती है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं न है। चलिए हम उसको आगे अब देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो मृदा का जब भी परिभाषा आपको कोई पूछेगा आप आसानी से बता दीजिएगा। देखिए मृदा जो होते हैं, मृदा के बारे में हम बात करें, ये अनेक प्रकार के, वन सेकेंड, मृदा अनेक प्रकार के खनिजों, पेड़ पौधों, जीव जंतुओं के अवशेषों से बना होता है। समझ में आ गया, मृदा अनेक प्रकार के खनिज। अब यहाँ हम खनिज क्यों कह रहे हैं, खनिज चट्टान क्या होते हैं, चट्टान जो होते हैं आगे चल करके खनिज का ही तो रूप लेते हैं कि नहीं लेते हैं। तो मृदा अनेक प्रकार के चट्टानों, पेड़ पौधों और जीव जंतुओं के अवशेषों से ही बने होते हैं। तो मुख्य रूप से जो मृदा के अंदर बड़े बड़े चट्टान के जो छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं, खनिज हो सकते हैं, उनमें पेड़ पौधे हो सकते हैं, जीव जंतु हो सकते हैं, इस सब का अवशेष मिलकर ही क्या बनता है, मृदा बनता है। इस सब का अवशेष मिलकर ही क्या बनता है, मृदा बनता है। ठीक है, तो कई बार आप समझ में आप लोग को आ गया होगा मृदा बनते कैसे हैं। मृदा की बनना एक लंबी प्रोसेस है, लंबी प्रक्रिया के माध्यम से क्या बनते हैं, मृदा का निर्माण होता है। समझ में आ गया ना। अब मृदा के बारे में अगर आपसे डेफिनेशन पूछेगा आप आसानी से आप लोग इसका डेफिनेशन भी आप लोग बता दीजिएगा। ठीक है, जीव मुख्य रूप से देखेंगे हम लोग मृदा, जो भू प्रॉपर्टी हमारी होती है, जो हमारा धरातल है, जो उसके ऊपर के जो सतह जो होते हैं, जो दानेदार होते हैं, जो पतली जो परत होती है, दानेदार पतली परत होती है, वो परत कार्बनिक और अकार्बनिक के मिश्रण से बना हुआ है। ठीक है, असंगठित पदार्थों से बना हुआ है। उसी दानेदार पतली परत को हम लोग क्या कहते हैं, मिट्टी कहते हैं।
कई दफे अलग अलग सवाल आपसे पूछेगा कि भू पटल पर भू मान के चलिए भू परत पर या भू परपटी पर या धरातल पर जो भी कहना है कह डालो। जो भी उस पर जो असंगठित रूप से बने हुए दानेदार दानेदार कणों की पतली परत मिट्टी कहलाती है। तो कई दफा अलग अलग तरीकों से आपको मिट्टी का परिभाषा दिए जाते हैं, उसको आप ध्यान से आप देखेंगे और जवाब देंगे। तो यहाँ तक आपको ये बात समझ में आ गई होंगी, मिट्टी क्या होता है, मिट्टी हम किसे कहते हैं। देखिए अब हम उसके आगे की ओर हम लोग बात करते हैं, समझ में आ गया। हम लोग आगे की ओर बात करते हैं। देखिए ध्यान सुनेंगे। विद्वानों के अनुसार विद्वानों के अनुसार विद्या जो जो बड़े बड़े विद्वान हैं उनके अनुसार जो मिट्टी जो होता है, मिट्टी यानी कि मृदा जो हमारी है, मृदा जो हमारी है प्राकृतिक तत्वों का समुच्चय है। प्राकृतिक तत्वों का क्या है, यानी कि विद्वान जो मानते हैं वो कहते हैं कि जो मिट्टी जो होती है प्राकृतिक तत्वों का क्या है, समुच्चय है। तो जितने भी जो प्राकृतिक तत्व होते हैं सब कहाँ पाए जाते हैं, मिट्टी के अंदर। समुच्चय का मतलब सब उसी का हिस्सा है। तो मिट्टी क्या है, प्राकृतिक तत्वों का समुच्चय है। ये जो मिट्टी जो होते हैं जीवित और मृत पदार्थों के अवशेषों से मिलकर बने होते हैं, समझ में आ गया। तो विद्वानों के अनुसार मिट्टी जो हमारी होती है प्राकृतिक तत्वों का क्या है, समुच्चय है। और ये विद्वान जो है ये कहते हैं कि हमारी मिट्टी जीवित और मृत पदार्थ के जो अवशेष होते हैं उससे ही मिलकर क्या होते हैं, बने होते हैं। जिससे कि मिट्टी में उर्वरता की क्षमता, यानी कि मिट्टी में देखिएगा पौधों को पोषण करने की क्षमता होती है, जिसके कारण उस मिट्टी में किसकी क्षमता आ जाती है, पौधों को विकास करने की, पौधों को पोषण करने की क्षमता आ जाती है। और किसी भी मिट्टी का पौधों वनस्पति इस सब के पोषण करने की क्षमता को ही हम उर्वरता कहते हैं, यानी कि फर्टिलिटी कहते हैं। क्या बोलते हैं, फर्टिलिटी कहते हैं। समझ में आ गया ना। तो उर्वरता यानी कि फर्टिलिटी क्या होती है, क्या होती है, जीव जंतु पेड़ सॉरी पेड़ पौधे वनस्पति या फसल इसके जो विकास करने की क्षमता होती है, इनको डेवलप करने की क्षमता होती है, उसी क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं, फर्टिलिटी कहते हैं, यानी कि उर्वरता कहते हैं। और ये उर्वरता की क्षमता किसके अंदर होती है, मिट्टी के अंदर। अर्थात इसलिए हम लोग कहते हैं कि मिट्टी जितना अच्छा होगा, जितने अच्छे तरीके से मिट्टी होगी उतने ही अच्छे तरीके से फसल को अच्छे तरीके से तैयार किया जाएगा। अगर कोई फसल खराब हो रहा है इसका मतलब मिट्टी का वहाँ निम्नीकरण हो चुका है, मिट्टी के गुण उसकी क्वालिटी में कमी आ गई है, तभी फसल खराब हो रहा है। देखो एक फसल को बेहतर होने का मेन मकसद होता है मिट्टी, मिट्टी की वजह से ही एक फसल तैयार होता है। किसान कई दफा फसल को बोते हैं वो अच्छे से नहीं उग पाता है, रीजन क्या है, वो जो मिट्टी जो है वो कहीं ना कहीं मिट्टी में किसी कारणवश उसमें कमी आ गई है, जिस वजह से वो मिट्टी जो है उतना अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहा है, इसलिए फसल क्या हो जाते हैं, खराब। तो किसी फसल को विकास करने का सिंपल मतलब किससे होता है, मिट्टी से होता है। समझ में आ गया आप लोग को, सिंपल मतलब किससे होता है, मिट्टी से होता है। तो अब हम लोग आगे की ओर बात करेंगे। ये देखिए मिट्टी के अध्ययन को हम लोग पेडोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे हम मृदा विज्ञान कहते हैं। कौन सा विज्ञान कहते हैं, ध्यान से आप समझेंगे, एक एक पॉइंट को आप लोग समझिएगा। तो मृदा विज्ञान क्या होता है, पेडोलॉजी। देखो मिट्टी का जो अध्ययन जो होता है हम किस विज्ञान के अंतर्गत करते हैं, तो मृदा विज्ञान के अंतर्गत करते हैं, अर्थात हम पेडोलॉजी के अंतर्गत हम करते हैं। देखिए पेडोलॉजी के अंतर्गत यानी कि मृदा विज्ञान के अंतर्गत हम लोग मृदा को प्राकृतिक संसाधन के रूप में अध्ययन करते हैं। सवाल आपसे पूछता है कि मृदा विज्ञान के अंतर्गत हम मृदा को किस संसाधन के रूप में हम लोग अध्ययन करते हैं, तो पेडोलॉजी के अंतर्गत हम लोग मृदा को प्राकृतिक संसाधन के रूप में हम लोग अध्ययन करते हैं।
कौन से संसाधन के रूप में हम लोग अध्ययन करते हैं? प्राकृतिक संसाधन, यानी नेचुरल रिसोर्सेस। किसके अंतर्गत हम लोग कहते हैं? नेचुरल रिसोर्सेस के अंतर्गत हम लोग मिट्टी का अध्ययन करते हैं। अर्थात पेडोलॉजी के अंतर्गत हम लोग मिट्टी को, किसको, मृदा को किस संसाधन के रूप में? तो प्राकृतिक संसाधन के रूप में हम लोग अध्ययन करते हैं। पेडोलॉजी के अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ते हैं? तो जैसे मिट्टी का निर्माण, हम क्या क्या जानते हैं? मिट्टी का निर्माण के बारे में पढ़ते हैं। मिट्टी का वर्गीकरण के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। मिट्टी के अंदर जो भौतिक, रासायनिक और जो जैविक गुण होते हैं, उन गुणों का हम लोग अध्ययन करते हैं। तो दो तीन चीजें आप समझिएगा। पेडोलॉजी मुख्य रूप से एक विज्ञान है जिसके अंतर्गत हम लोग मृदा के बारे में अध्ययन करते हैं। तो मृदा को किस संसाधन के रूप में अध्ययन किया जाता है? तो मृदा को प्राकृतिक संसाधन के रूप में हम लोग अध्ययन करते हैं। क्लियर है? मृदा को किस संसाधन के रूप में? प्राकृतिक संसाधन के रूप में हम लोग अंतर्गत करते हैं। इस विज्ञान, मृदा विज्ञान के अंतर्गत हम मिट्टी का निर्माण, मिट्टी का वर्गीकरण और इसके भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणों के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। पेडोलॉजी के अंतर्गत, पेडोलॉजी एक मृदा विज्ञान है, इसके अंतर्गत हम लोग मिट्टी का अध्ययन हम लोग करते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आप लोग को। अब उसके आगे हम लोग कुछ और चीजों के ऊपर हम लोग बात हम लोग कर सकते हैं। जैसे एक बात समझिए, वर्ष 2015, वर्ष 2000, वर्ष 2015 याद रखेंगे। वर्ष 2015 को अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष घोषित किया गया था। किसने? यूएनओ ने। किसने? यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ जिसे हम यूएनओ बोलते हैं, इसका पूरा नाम होता है यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसने क्या किया था कि वर्ष 2015 को इसने अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष क्या घोषित कर दिया था? अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष इसने घोषित किया था। सवाल पूछेगा निम्न में कौन अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष है? उसमें आंसर होगा वर्ष 2015। तो वर्ष 2015 को कौन सा वर्ष घोषित किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष, जिसके अंतर्गत हम लोग 5 दिसंबर को, किस दिन? प्रत्येक वर्ष 5 दिसंबर को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय मृदा दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। किस तारीख को? सवाल पूछेगा अंतर्राष्ट्रीय मिट्टी दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मृदा दिवस हम लोग कब मनाते हैं? तो 5 दिसंबर को मनाते हैं। यूएनओ ने अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष किसे चुना है? तो अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष किसको चुना है? वर्ष 2015 को। इससे संबंधित आप लोग दो बातें याद रखेंगे कि वर्ष 2015 को अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष कहा जाता है और 5 दिसंबर को, इसको 5 दिसंबर को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय मृदा दिवस के रूप में हर साल हम लोग मनाते हैं। कब मनाते हैं? 5 दिसंबर को। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है? यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोग को नहीं होना चाहिए। अब चलिए हम लोग आगे की ओर थोड़ी बहुत हम लोग बात करेंगे। अब हम लोग चलिए आगे थोड़ा सा हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पर मिट्टी की परत के बारे में देखेंगे। मिट्टी की परत को होराइजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? देखिए, मिट्टी की परत को क्या कहा जाता है? होराइजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिट्टी की परत को हम लोग क्या बोलते हैं? होराइजन कहते हैं। आपको पहले ही बताया गया था कि जो मृदा जो होता है, यानी अर्थात जो मिट्टी जो होता है, बहुत ही बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन है। और सॉइल शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? सोलम शब्द से हुई है, जो ग्रीक भाषा का है। और इस शब्द का अर्थ क्या होता है? फर्श, यानी कि फ्लोर, यानी कि ऊपरी भाग। तो देखेंगे पृथ्वी की जो सबसे ऊपर की भाग होती है मिट्टी होती है, लेकिन इस मिट्टी के अंदर कई सारे लेयर होते हैं। इनके परत 5 होते हैं। टोटल एक मिट्टी को 5 परतों में बांटा गया है। परत ओ, परत ए, परत बी, परत सी एंड परत, इसको डी भी बोल सकते हो या कहीं कहीं आर दिया रहता है। क्या दिया रहता है?
आर दिया रहता है, तो आप समझ सकते हैं। मुख्य रूप से इसके 5 परत होते हैं। कितने परत होते हैं? 5 परत। तो पृथ्वी एक मिट्टी की प्रत्येक परत को हम लोग होराइजन कहते हैं। क्या कहते हैं? होराइजन। अगर इस सभी परतों को मिला दिया जाता है तो इसे हम लोग सॉइल प्रोफाइल बोलते हैं। यानी कि इन सभी परतों को अगर हम मिला देते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं? सॉइल प्रोफाइल। क्या बोलते हैं? सॉइल प्रोफाइल। हिंदी में कहा जाता है मृदा परिच्छेद। क्या बोला जाता है? मृदा परिच्छेद। मृदा परिच्छेद का मतलब होता है सॉइल प्रोफाइल। बताइए, होराइजन। होराइजन मतलब मिट्टी की जो परत होती है उस परत को हम लोग क्या बोलते हैं? होराइजन बोलते हैं। मुख्य रूप से मिट्टी को 5 परतों में डिवाइड किया गया है, और इन 5 परत में अगर प्रत्येक परत इसको अलग अलग पढ़िएगा तो उसे हम होराइजन पढ़ते हैं। होराइजन ओ, होराइजन ए, होराइजन बी, होराइजन सी एंड होराइजन डी भी पढ़ दो, यानी तो इसे होराइजन आर लोग पढ़ देते हैं। डायरेक्ट क्या पढ़ते हैं? आर। तो ज्यादा प्रसिद्ध कौन है? आर है। कहीं कहीं डी देगा तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, चलिए हम लोग एक एक करके इन पांचों परतों को जब मिला दीजिएगा तो इसी को हम लोग बोलते हैं सॉइल प्रोफाइल। क्या बोलते हैं इसे हम लोग? सॉइल प्रोफाइल, यानी कि मृदा परिच्छेद। अब एक एक कर करके हम इन पांचों परतों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। क्लियर है? एक एक कर करके हम लोग पांचों परतों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहली बात बता देते हैं, जो सबसे जो ऊपरी जो परत होती है, ऊपरी ओ फॉर ऑर्गेनिक। क्या होता है? ओ का मतलब क्या हो गया? ऑर्गेनिक। देखो अब ना, ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक को क्या कहा जाता है? कार्बनिक। क्या कहा जाता है? कार्बनिक। ऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है? कार्बनिक। तो जो पहला परत क्या होता है? ऑर्गेनिक परत कहिए, या इसी को हम लोग कार्बनिक परत कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्बनिक। अब जब भी आपको ऑर्गेनिक दिखाई देगा, कार्बनिक दिखाई देगा, तो आप समझ जाइएगा उसमें जीव जंतु पेड़ पौधे ये सब चीजें के सड़े गले जो गिसावट होते हैं सब उसमें इन्वॉल्व है, सब उसमें कहीं ना कहीं मिला हुआ है। तो वही चीज क्या है? ऑर्गेनिक। इसका मतलब एक नेचुरल भी होता है। अब जहाँ पर ऑर्गेनिक जैसे चीजें होंगी वहां को एक्स्ट्रा खाद उद मिलाने की जरूरत नहीं होगी। ऑलरेडी नेचुरल के तरफ से ही खाद उद सब मिले हुए होते हैं, और उस मिट्टी बहुत ही उपजाऊ होती है। ये मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है। सबसे जो ऊपरी परत को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक परत या कार्बनिक परत। इसी को ह्यूमस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वो ह्यूमस। क्या कहा जाता है? ह्यूमस। तो कई दफा आप सवाल पूछते हो कि ह्यूमस क्या होता है? तो ह्यूमस एक प्रकार के कार्बनिक पदार्थ है। अब ये बनते कैसे हैं? ध्यान से सुनिएगा आप लोग। ह्यूमस जो होते हैं मुख्य रूप से देखेंगे पेड़ पौधे और जो जीव जंतु की अपघटन से। अपघटन का मतलब क्या होता है? आप लोग पढ़े होंगे केमिस्ट्री में, संयोजन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, कई सारे। तो अपघटन का मतलब होता है एक एक कोई बहुत बड़ी सी चीज है, छोटे छोटे टुकड़ों में टूटते जाता है, तो उसी को हम अपघटन बोलते हैं। अर्थात वो क्या हो रहा है? अपघटित हो रहा है। तो जीव जंतु पेड़ पौधों का जो अपघटन होने लगता है, और अपघटन होकर सड़ा हुआ, अब जैसे कि एक शरीर है, शरीर के अलग अलग टुकड़े होंगे। मरा मरा हुआ शरीर है, मरा हुआ पौधा है, पेड़ पौधा है, सब सारा छोटे 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 टुकड़े में टूट जाएगा, एकदम कन्वर्ट हो जाएगा, सारा गला हुआ चीज मिल जाएगा। और यही सब आगे चल करके क्या बन जाता है? ह्यूमस बन जाता है। क्या बन जाता है? ह्यूमस। तो ऑर्गेनिक यानी कार्बनिक यानी नेचुरल चीज, इसमें किसकी मात्रा सबसे ज्यादा होती है? ह्यूमस की मात्रा ज्यादा होती है। इसे हम लोग ह्यूमस परत के नाम से भी जानते हैं। जो सबसे जो पहली जो परत होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक परत, कार्बनिक परत, या उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ह्यूमस। सबसे अधिक ऑर्गेनिक इसी सब में होता है। अब मुख्य रूप से मिट्टी, मिट्टी देखिएगा, मिट्टी की जो सबसे जो ऊपर की परत होती है ना, मिट्टी जैसे हाथ में उठाइएगा ना तो हाथवा में आ जाता है, आता है कि नहीं आता है? मुख्य रूप से कई बार क्या होता है ना, मिट्टी को लोग उठा कर लाते हैं, तो हाथ से बटोर बटोर के उठा लाते हैं, हाथ से बटोर बटोर के। तो जितना मिट्टी के ऊपर से जो हाथ से बटोर ले रहा है आदमी, बटोर ले रहा है, वो ह्यूमस है, वही ऊपरी परत है। सबसे ऊपरी परत कौन है? ऊपर वाला है। उसी को हम ऑर्गेनिक कार्बनिक या ह्यूमस कहते हैं।
क्लियर है? जो ज़मीन को कोड़ाई करना पड़ता है आपके कुदारी या खुरपी या किसी चीज़ से, तो वो तो ह्यूमस नहीं है, वो तो अंदर की चीज़ें हैं। और जो पृथ्वी के जो ऊपर का परत होता है, जो आराम से हाथ से बटोर दिया जाता है, कई कई दफ़ा देखे होंगे, घर और जब गंदा हो जाता है कहीं पर ना, तो झाड़ू से ना बहार दिए जाते हैं। क्या बहार दिए जाते हैं? तो मिट्टी, मिट्टी का कोई अगर घर और है, मिट्टी जैसी चीजें हैं, तो उसको जब बहारिएगा तो ऊपर का धूल गर्दा, ऊपर का जो मिट्टी जो है उड़ने लगता है, उसको हम बहाते हैं, वही ह्यूमस है। ह्यूमस का मतलब क्या हो गया? ऊपरी हिस्सा। देखो ह्यूमस की सबसे बड़ी अच्छी चीज ये है ना, कि ऑर्गेनिक कार्बनिक जैसे चीज होते हैं, उपजाऊ तो बहुत होते हैं, उपजाऊ क्या होते हैं? बहुत होते हैं। और सबसे बड़ी खराबी ये है ना, ये बहुत ही कमजोर होता है, ये बिल्कुल ही मजबूत नहीं होता है। थोड़ा सा आंधी झकर आएगा, बाढ़ और आएगा ना, तो आसानी से ह्यूमस जो है बहा कर लेकर चल देगा। ह्यूमस को क्या करेगा? बहा कर लेकर चल देगा। आसानी से ह्यूमस को इजीली तरीका से बहा कर वो लेकर क्या करता है? वो चल जाता है। तो ह्यूमस की सबसे बड़ी कमजोरी होती है कि आसानी से इसे बहा कर लेकर क्या किए जा सकते हैं आप लोग जा सकते हो, आसानी से ये चीज़ें क्या हो जाती है? बह जाती है। सबसे बड़ी खराबी होती है। इसी इसी देखिए, जब बाढ़ ओढ़ का दिन आता है ना, बाढ़, नदी जब बाढ़ आती है, तो अलग-अलग क्षेत्र के मिट्टी जो सबसे ऊपरी परत जो ह्यूमस की मात्रा होती है, उसको बहाकर कहीं राजस्थान से, कहीं उत्तर प्रदेश की नदी बह रही है, कहीं हिमालय के क्षेत्र की, सब अलग-अलग जगह की ह्यूमस जो होता है ना, बाढ़ के दिन में मिट्टी जो होती है उठा-उठा कर लिया कर दूसरे क्षेत्रों में क्या करती है? फेंक देती है सब। तो इससे जहाँ का ह्यूमस उठा लिया, वो तो गुसिया जाएगा, एकदम क्या ह्यूमस मेरा उठा के लेके चल गया, मेरी फसल ये सबसे अच्छा इसी पे फसल मेरा उगता। अब लेकिन जिसके एरिया आकर फेंक दिया है, जिसके एरिया क्या करते हैं? क्योंकि फेंक रहा है ना, ऐसे हाथ से तो उठा नहीं रहा, वो वो जो है बाढ़ की पानी लेकर आ रही है। और जब पानी की नमी-ओमी मिलेगी ना, तो इस चक्कर में क्या होता है कि खराब मिट्टी भी उपजाऊ हो जाती है। ऑलरेडी वो ह्यूमस है, तो ह्यूमस और अधिक उपजाऊ हो जाता है। तो जिस क्षेत्र में आकर फेंक देती है ना, वो एरिया उपजाऊ हो जाता है। कभी-कभी देखिएगा बाढ़ ओढ़ के दिन में ना, पाँकी-ओकी जब लग जाता है, ह्यूमस और ज़्यादा आ जाते हैं, बाढ़ आता है तो अलग-अलग जगहों से जब मिट्टी लेकर आती है, तो वो जो ह्यूमस की मात्रा जो होती है, बड़ी फसल के लिए उपजाऊ होते हैं। नदी के किनारे देखते हैं ना फसल कितना बेहतरीन तरीके से उगता है, वो ह्यूमस होता है। बाढ़ के दिन में अलग-अलग क्षेत्र के ह्यूमस लेकर आते हैं। तो समझ में आ गया? तो पृथ्वी की जो सबसे जो ऊपरी परत होती है, जिसे हम ओ परत कहते हैं, उसको ऑर्गेनिक कार्बनिक या ह्यूमस कहा जाता है। समझ में आ गया? जो दूसरी जो परत होती है जिसको हम ए कहते हैं, क्या कहते हैं? जिसको हम ए कहते हैं। जैसे कि समझिएगा, जैसे कि यहाँ देखेंगे ऊपर की जो परत होती है, ऊपरी जो परत होती है, ये तक का ह्यूमस हो गया। उसके नीचे का जो परत होता है, नीचे का, इसे हम लोग ए कहते हैं। क्या कहते हैं? ए कहते हैं। ये थोड़ा मजबूत होता है। ये परत ऐसा नहीं होता है कि आंधी झकर आएगा, इसको बहा कर लेकर चल जाएगा। बहा कर ह्यूमस को लेकर जा सकते हैं। इसको कोड़ना पड़ता है, इसको क्या करना पड़ेगा? इसको हटाने के लिए मिट्टी को क्या करेगा? कोड़ना पड़ेगा, कोड़ोगे तब जाके निकलेगा। तो ये जो है दूसरी परत को हम लोग ये बोलते हैं। जितने भी जो छोटे प्रकार के जो पौधे होते हैं, जो हमारे और आपकी हाइट के बराबर जो पौधे होते हैं, जैसे गेहूँ हो गया, धान हो गया, ये सब जो छोटे-छोटे आकार के जो पौधे होते हैं, उनकी जड़ें कहाँ तक आई होती हैं? ए तक आई होती हैं। कहाँ तक आई होती हैं? ए तक। देखेंगे कई बार क्या होता है ना, कई बार बात को आप समझिए, ध्यान सुनेंगे। जैसे कि हम जो मुख्य रूप से देखते हैं, जो छोटे जो पौधों को जो हम धान की रोपाई की जाती है खेतों में, तो हम कहाँ बोने का प्रयास करते हैं? ह्यूमसवा को हटाते हैं ऊपर से, और हटा कर लेके कहाँ जाते हैं? थोड़ा-सा अंदर लेकर जाते हैं। धीरे-धीरे जब डेवलप होने लगता है, तो वो ए के अंदर और जाता है और जाता है और जाता है, और उसकी जड़ें ए तक ही फैली हुई होती है। ए से बाहर नहीं जाती है। कहाँ तक फैली होती है? तो छोटे जो आकार के जितने भी पौधे होते हैं, फूल हो गए, पौधे हो गए, इसमें देखो फसल में गेहूँ हो गया, धान हो गया, मक्का हो गया, ये सब जितने छोटे-छोटे जो पौधे होते हैं, जिनकी हाइट हमारे और आपके लेवल की होती है, उनकी जड़ें कहाँ तक आई होती है? यहीं तक। कई बार देखे होंगे आप चूहा, चूहा जो होता है, ज़मीन के अंदर क्या करता है कि गुफा बना देता है अंदर, तो वो ए में ही बनाता है, ए से बाहर नहीं बनाता है। इसी के अंदर कई सारे जानवर भी रहते हैं, सब जीव-जंतु, चूहा हो गया, चींटी भी हो गया, साँप हो गया,
कई सारे जो बिल बनाता है सब ना, सब कहाँ बनाता है, ए के अंदर ही बनाता है। ओ में तो बनेबे नहीं करेगा, ओ में बनेगा तो कोनो आके झाड़ू से बाहर देगा, काम खत्म, खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। तो ए के अंदर ही कई सारे जानवर जो होते हैं अपनी जगह बनाकर, इसके अंदर चींटी हो गया, मूस वूस हो गया, चूहा हुआ हो गया, सांप उप हो गया, इसी के अंदर ही होते हैं। जो बड़े आकार के पौधे होते हैं उनकी जड़ें कहाँ तक जाती है, बी तक जाती है। उनकी पौधे कहाँ तक जाती है, बी तक। यानी कि बी जो परत होती है तीसरा, इसमें जो बड़े आकार के पौधे, बड़े बड़े पेड़ देखे होंगे, हम लोग से काफी बड़े बड़े होते हैं, बताइए 3 गुना 4 गुना ऊंचा ऊंचा पेड़ होता है। उस सबको दरअसल हम लोग जब बोते हैं तो ह्यूमस हटाकर बोते हैं ए में ही, पर वो जो पेड़ बहुत विशाल लेगा, बहुत ज्यादा रूप बड़ा बड़ा होने लगता है, तो उनकी जड़ें कहाँ तक आ जाती हैं, बी तक आ जाती हैं। जो बड़े आकार के जो पौधे होते हैं, जो बड़े आकार के पौधे होते हैं, वो उनकी जड़ें कहाँ तक आ जाती हैं, कहाँ तक आ जाती है, बी तक आ जाती है। समझ में आ गया, बड़े आकार के पौधे कहाँ तक आ जाती है, बी तक। उसके बाद होता है सी परत। कौन सा परत होता है, कौन सा हॉरिजॉन्टल होता है, उसके बाद होता है बाबू कौन सा, उसके बाद जो हॉरिजॉन्टल होता है कौन सा, बताइए। ओ समझ में आ गया। इसे देखो, इसे ऑर्गेनिक परत, ओ को हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक परत, कार्बनिक परत, ह्यूमस परत, समझ में आ गया। इसमें ह्यूमस की मात्रा सबसे ज्यादा कहाँ होती है, ओ में होती है। फसल के लिए सबसे अच्छा कौन माना जाता है, ह्यूमस। और इसकी सबसे बड़ी खराबी है कि ये कहीं हट के जा जाएगा, बाढ़ और तूफान उफान में एक जगह से दूसरे जगह क्या हो जाएगा, बह कर ये चल जाएगा। दूसरी परत उसके बाद होती है ए। ये जो होती है इसके अंदर भी ह्यूमस की मात्रा हो सकती है, ऐसा नहीं कि यहाँ नहीं हो सकता। सबसे अच्छी माना, एक पहली बात क्या है, इसके ऊपर वाले के तुलना में ये मजबूत होता है थोड़ा, ठीक है। ये बहकर नहीं जाता, इसको खुदाई करना पड़ता है, अंदर इसको कोड़ना पड़ेगा आपको, ये इतना आसानी से नहीं जाता है। और ये फसल के लिए अच्छा माना जाता है, क्या माना जाता है, फसल के लिए अच्छा। ऐसे सबसे ज्यादा ह्यूमस की मात्रा तो ऊपर होगा, और आप कहोगे सर सबसे, हाँ सबसे अच्छा तो वो है, और उसकी भरोसा कौन करेगा, मान ली कौन भरोसा करेगा, आज आंधी तूफान आएगा, कहीं ह्यूमस की यहाँ से आपके खेत में से उठ के कहीं दूसरे में चल जाएगा। आप कभी देखे हैं क्या कि खेत के जो ऊपर वाले जो ढेला ढेली होते हैं, ह्यूमस होते हैं, ओकरा खातिर कोनो मारपीट करे, ऐसा तो होता नहीं है ना ज्यादातर लोग। ये देखिए, इस पर यकीन नहीं करता है सब, ये इस पर डिपेंडेंट रहता ही नहीं है, क्योंकि पता है कि ये कहीं भी जा सकता है, ये कहीं भी जा सकता है। हाँ, लेकिन अगर ये चीजें हो तो ए से भी ज्यादा पावरफुल कौन होता है, ये होता है। तो ह्यूमस को आप बचाकर आप रख सकते हैं। लेकिन ये भी, ये जो होता है, और बाकी के परतों में सबसे अच्छी खेती के लिए कौन माना जाता है, ये माना जाता है। जितने जो छोटे जितने खेती होती है, खेती एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर की जड़ें कहाँ तक आती है, ए तक आती है। क्योंकि एग्रीकल्चर किसी करते हैं, धान की खेती, गेहूं की खेती, मक्का की खेती, किसी दलहन फसल की खेती करते हैं, लगभग हम लोग के हाइट के बराबर होता है। बहुत बड़ा कौन आम उम का पेड़ थोड़े बो रहे हैं, आम का तो पेड़ बो नहीं रहे ना, काफी अंदर होता है। आप कभी देखते हैं धान उनको काटना उखाड़ना काफी आसान होता है। कई बार बूट चाना वाना के आप खेती करते हो, आराम से उखाड़ लेते हो, उखाड़ लेते क्यों उखड़ जाता है। कई बार क्या होता है कि छोटे मोटे घास को उखाड़ लेते हो, क्योंकि पौधा छोटा है, आसानी से उखड़ जाएगा। तनी आम के पेड़ को उखाड़ कर देखिए, उखड़ेगा वो। आम का पेड़ बहुत बड़ा है, उसकी जड़ें काफी अंदर तक गई है। उसकी जड़ कहाँ तक गई है, बी तक गई है। जड़ कहाँ तक जड़ जड़ गई है, उसकी जड़ें कहाँ तक गई है बाबू, उसकी जड़ें बी तक गई है। अब हम आगे बात करने वाले हैं, अब हम आगे बात करेंगे हम लोग परत सी। किसकी बात करेंगे हम लोग, परत सी। तो मुख्य रूप से ये चट्टान होते हैं, जो छोटे छोटे, जो यहाँ से सी जो होता है, यहाँ पर मुख्य रूप से चट्टान पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, चट्टान पाए जाते हैं यहाँ पर। ये खेती के लिए अच्छा नहीं होता है, खेती के लिए इन तीनों, इस सब में यहाँ से अब फसलें खराब मिल जाएंगी। देखो, ये जो परत है खेती के लिए अच्छा है, और ये तो बड़े बड़े जड़ यहाँ तक आते हैं। सी में जाकर देखिएगा, सी में देखेंगे, ये खेती के लिए हम लोग इसे अच्छा नहीं मानते हैं। सी परत जो होते हैं, ये पत्थर के मुख्य रूप से चट्टान होते हैं, और ये खेती के लिए क्या होता है, अच्छा नहीं माना जाता है। यहाँ पर न छोटे आकार के पौधे यहीं तक सीमित होते हैं, बड़े आकार के पौधे यहाँ तक सीमित होते हैं, और जो सी आकार होते हैं, इसमें छोटे छोटे क्या होते हैं, वो चट्टान होते हैं। क्या होते हैं, चट्टान होते हैं। ये चट्टान मुख्य रूप से होता है, ठीक है, ये क्या होता है, चट्टान। और जो आप आओगे लास्ट में डी, डी की तरफ आइएगा, ये तो बड़का बड़का चट्टान है, एकदम पूर्ण रूप से ये चट्टाने हैं।
ये क्या है? ये एकदम चट्टान, इसको बोलते हैं रॉक। क्या बोलते हैं? या कहीं कहीं डी का इस्तेमाल करते हो मिलेगा इसको। ये तो एकदम पूर्ण रूप से चट्टान है। ये तो चट्टान कुछ छोटे छोटे चट्टान मिलेंगे। क्या मिलेंगे यहाँ पर? छोटे छोटे। अच्छा एक बात बताइए, खेती के लिए या फसल को उत्पादन करने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें तो मिट्टी चाहिए। मिट्टी जो दानेदार परत होते हैं, वहाँ चट्टान होगा तो खेती हो ही नहीं सकता है। ऊपर तो एकदम दानेदार परत होता है जिससे ह्यूमस सबसे महत्वपूर्ण। नीचे भी आएंगे तो मिट्टी ही मिलेगा। नीचों का खोदाई करिएगा तो ऊपर दाना दाना वाला चीज यह मिलता है। उसके नीचे आएंगे बी में, तो बी में भी क्या मिलेगा? मिट्टी ही मिलेगा। तो छोटे पौधे की जड़ें ए तक, बड़े पौधे की जड़ें बी तक। आप जब सी वाली परत में आइएगा, ये मुख्य रूप से ये चट्टान होता है। क्या होते हैं? चट्टान होते हैं। और इन चट्टान में जो देखेंगे खेती के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। इसे हम लोग बोलते हैं बैड प्रोफाइल्स। ये जो बैड होराइजन हो सकते हैं। यहाँ पर जो बैड सॉइल जो होते हैं, ये जो मुख्य रूप से चट्टान के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, चट्टान के होते हैं, ये खेती के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। और ओकरा नीचे तो बड़का बड़का चट्टान, ये तो एकदम चट्टाने हैं। तो खेती के लिए सबसे खराब ये है। खेती कभी भी आर पर नहीं हो सकती है। और एक बात बताइए, खेती वहां करेगा कौन? कौन पागल आदमी को वहां जाएगा खेती करने भाई? आप जितने जो खेती करते हो उसकी जड़ें कहाँ तक आती है? ए तक ही आती है। जबरदस्ती आर तक लेकर क्यों जाओगे? कई किलोमीटर नीचे आप जाने की क्या जरूरत है? जितनी भी खेती होती है, जो फसल छोटे आकार के आप करते हो, जो हमारे और आपके हाइट के बराबर की फसलें होती हैं, उनकी जड़ें कहाँ तक आती हैं? ए तक आती हैं। जो बड़े बड़े जो पौधे होते हैं, बड़का बड़का जो पेड़ होता है, उसकी जड़ें कहाँ तक जाती हैं? बी तक जाती हैं। होती है कि नहीं होती है? और उसके बाद अगर आप देखिएगा, उसके बाद देखिएगा, ये तो मुख्य रूप से चट्टान के छोटे टुकड़े होते हैं। मेट्रो उट्रो बनता है ना, मेट्रो मेट्रो मुख्य रूप से सी वाले क्षेत्र में लेकर जाता है सब, मेट्रो जब बनाया जाता है तो। हाँ, अब उसके आगे देखते हैं, सी तक हुआ था। देखता है कि मेट्रो बनाने के कहाँ पर स्टेबिलिटी मिल पाएगा। ये तो मुख्य रूप से मिट्टी है, उसके नीचे भी मिट्टी है, ये भी मिट्टी है, और यहाँ से चट्टान मिलने लगते हैं। यहाँ खेती कभी संभव नहीं है। उसके नीचे जाएंगे, ये बड़का बड़का चट्टान मिलेगा, एकदम बड़ा बड़ा चट्टान मिलेगा। यहाँ कभी भी खेती तो एकदम संभव नहीं है। जितने जो बड़े बड़े बिल्डिंग होती है, उनकी नींव कहाँ तक दी जाती है? रॉक तक, डी तक। बड़ा बड़ा जो पुल होता है, कभी देखे होंगे ना, बड़े बड़े नदियों में पुल बनाई जाती है, तो पुल के लिए जो पिलर दिए जाते हैं, उनका नींव जो दिया जाता है, उस नींव को कहाँ तक लाया जाता है? इन चट्टानों तक, रॉक तक लाया जाता है। इसलिए कि काफी ये मजबूत होते हैं, उनकी भार को क्या कर सकते हैं? सह सकते हैं। मेट्रो ट्रो यहाँ तक नहीं आता है, इतना नीचे मेट्रो नहीं आता है, वो सी तक ही आपका हो जाता है। सी तक में मेट्रो बन जाते हैं। पर जो बड़ी बड़ी जितनी बिल्डिंगें होती है, उनकी नींव को कहाँ तक दिया जाता है? आर तक। कहाँ तक दिया जाता है? डी तक ये चीजें होती हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के। समझ में आ गया आप लोग को? बताइए टोटल कितने परत है? 5। बताइए मिट्टी की और परत को हम होराइजन कहते हैं। क्या कहते हैं? जैसे होराइजन ओ, होराइजन ए, होराइजन बी, होराइजन सी एंड होराइजन आर। तो होराइजन ओ में ऑर्गेनिक जैसी चीज होती है, छोटे आकार के पौधों की जड़ें ए तक, बड़े आकार की पौधों की जड़ें कहाँ तक? बी तक। ये तो सी होता है जो चट्टान होते हैं। यहाँ पर मुख्य रूप से देखेंगे, ये फसल के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। और सबसे खराब ये है, यहाँ तो फसल संभव ही नहीं है। देखो फसल के बारे में सोचना भी बेवकूफी है। आप यहाँ एक बात बताइए, यहाँ क्या करिएगा? यहाँ पर आकर आप धान की खेती करेंगे, मतलब इतना गड्ढा करिएगा, एकरा के हटाइएगा, फिर ये कोनिएगा तो ये मिलेगा, फिर यहाँ कोनिएगा तो ये मिलेगा, इन चट्टान को हटाइएगा, तो यहाँ आकर खेती आएंगे करने इतने गड्ढा के अंदर। मतलब या तो बेवकूफीपन की एक सीमा होती है। तो खेती देखो कभी पॉसिबल ही नहीं है। खेती देखो, या तो ऊपर वाला क्षेत्र खेती के लिए ह्यूमस की जरूरत होती है, वरना ए की जरूरत होती है। दोनों ही खेती के लिए उपजाऊ होते हैं। अगर वहाँ ऑर्गेनिक जैसी चीजें हैं, नेचुरल जैसी चीजें हैं, तो खाद मिलाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑलरेडी ऑर्गेनिक जैसी चीज है, वहाँ पर आसानी से फसल हो जाएगा। लेकिन कहीं पर मिट्टी में जब कुछ खराबी आ जाती है, कई बार मिट्टी में खेती करने से उसमें जो उर्वरता जब खत्म हो जाता है, तो कई बार उसे खाद उद मिलाने पड़ते हैं, जिससे कि मिट्टी क्या हो सकते हैं? उपजाऊ हो सकते हैं। इसलिए जब भी आप कोई फसल बोते हैं, कोई पेड़ पौधा लगाते हैं, ये जरूर जानिए कि जो मिट्टी जो है, क्या वो उपजाऊ है या उपजाऊ नहीं है। समझ में आ गया? इन चीजों को थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे, तो ये समझ में आप लोग आ गया।
ये ऑर्गेनिक ए बते, तो मुख्य रूप से देखेंगे ये ऑर्गेनिक ह्यूमस की मात्रा होती है छोटे आकार की पौधे ए तक, बड़े आकार की पौधे बी तक। उसके बाद हम देखेंगे ये चट्टान के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, ये तो बड़ा बड़ा चट्टान होता है। बड़े बड़े पुल, पुल की जड़ें कहाँ तक आती है, पुल की जड़ें कहाँ तक आती है काफी समझ में आ गया। तो बड़े बड़े जितनी जो बिल्डिंगे होती है एकदम बड़े बड़े सुने होंगे, 10 ताला 20 ताला टाइप के बड़े बड़े बिल्डिंगे, उनकी जड़ें की नींव नींव कहाँ तक आती है, फिर उनकी नींव कहाँ तक आता है, आड़ तक आता है। उनकी नींव कहाँ तक, बड़ा बड़ा पुल देखते होंगे इतना भारी लोड सह लेता है, उन पुलों की पिलर की नींव को कहाँ लाया जाता है, यहाँ तक लाया जाता है। ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी, क्लियर है। इतनी सारी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। अब हम आगे की ओर हम लोग बात करेंगे। चलिए, तो आगे की ओर थोड़ा सा 2 मिनट और हम लोग बात करने वाले हैं। अब थोड़ा पढ़ लेते हैं मिट्टी का प्रकार। आगे देखते हैं मिट्टी का प्रकार। मिट्टी का प्रकार की बात करें तो देखिए ध्यान से सुनेंगे। ज्योग्राफिकाओं ने मुख्य रूप से भूगोल में मिट्टी को 2 भागों में बांटा है, समझेंगे। मुख्य रूप से भूगोल को, ठीक है, कितने भागों में, मिट्टी के 2 भागों में बांटा है। तो मिट्टी के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला जो मिट्टी के प्रकार की ओर हम लोग थोड़ा सा बढ़ते हैं, तो एक मिट्टी का प्रकार होता है स्थानबद्ध, स्थानबद्ध मिट्टी, स्थानबद्ध मिट्टी। एक होता है स्थानांतरित मिट्टी, स्थानांतरित मिट्टी। तो मिट्टी मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है। मिट्टी कितने प्रकार की होती है, भूगोल में मिट्टी 2 प्रकार की हम लोग पढ़ते हैं। एक होता है स्थानबद्ध मिट्टी और एक होता है स्थानांतरित मिट्टी। स्थानबद्ध मिट्टी का मतलब ये होता है कि मिट्टी जिस मिट्टी जब जहाँ पर बनते हैं वो मिट्टी वहीं पर रह जाए, उस जगह से कहीं दूसरे जगह वो नहीं जाएंगे, तो उसी को हम बोलते हैं स्थानबद्ध मिट्टी। इसमें उदाहरण आपके कई सारे मिट्टी का यहाँ ले लेंगे, जैसे काली मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, ठीक है। कौन सी मिट्टी, तो लेटेराइट। देखेंगे स्थानबद्ध मिट्टी क्या होता है, स्थानबद्ध तो वैसी मिट्टी जो अपने बनने वाले स्थान पर ही रुकी रहती है, वैसी मिट्टी जो अपने बनने वाले स्थान पर ही क्या करती है, रुकी रहती है, तो उसी मिट्टी को हम स्थानबद्ध मिट्टी बोलते हैं। यह मिट्टी एक जगह से दूसरे जगह नहीं जाती है, जहाँ पर ये मिट्टी बनी, जैसे चट्टान में घिसावट हुआ, जीव जंतु का घिसावट हुआ, जहाँ पर हुआ वहां मिट्टी बन गया, तो बस वहीं का वहीं है, वो एक जगह से दूसरे जगह वो नहीं जाती है। जैसे हम किसको बोलते हैं, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, इस तरह के कई सारी मिट्टियां होती हैं। दूसरा मिट्टी का प्रकार होता है स्थानांतरित मिट्टी, यानी कि यह एक ऐसी मिट्टी है जो आंधी तूफान या वर्षा या बाढ़ इस सब के कारण मिट्टी एक जगह से कहाँ चली जाती है, दूसरी जगह चली जाती है, तो इससे हम कौन सा मिट्टी बोलते हैं, स्थानांतरित मिट्टी कहते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल होता है जलोढ़ मिट्टी। कौन सी मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। सबसे बड़ा इसका उदाहरण क्या होता है, जलोढ़ मिट्टी। तो जलोढ़ मिट्टी कैसी मिट्टी है, स्थानांतरित मिट्टी है। जबकि काली, लाल, लेटेराइट ये सब कौन सी मिट्टी है, स्थानबद्ध। तो मुख्य रूप से मिट्टी कितने प्रकार के होते हैं, तो मिट्टी मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। एक स्थानबद्ध मिट्टी और दूसरी मिट्टी जो होती है स्थानांतरित मिट्टी। स्थानबद्ध मिट्टी वैसी मिट्टी है जहाँ पर मिट्टी बनती है, वो मिट्टी वहीं पर वहीं रहती है, एक जगह से दूसरे जगह वो नहीं जाती है। जैसे काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी। जो स्थानांतरित मिट्टी जो होती है, यह एक ऐसी मिट्टी है जहाँ पर बनती है, ऐसा नहीं कि वहाँ रह भी सकती है,
कई बार बाढ़ और के समय जब आता है ना, तो मिट्टी वहां से उठकर कहाँ चली जाती है, दूसरे जगह चली जाती है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्थानांतरित मिट्टी। इसका सबसे बड़ा उदाहरण क्या होता है, जलोढ़ मिट्टी। कौन सा मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। तो जल जो होती है, इस जलोढ़ मिट्टी को एक जगह से उठाती है और दूसरी जगह लेकर चली जाती है। अब भारत में जितनी भी मिट्टियां पाई जाती हैं, उनमें सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज्यादा उपजाऊ अगर कोई मिट्टी है तो कौन सा मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी है। और बिहार में कहाँ पाया, क्या कौन सी मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। इसलिए बोला जाता है कि बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। बिहार में कृषि करने के लिए मिट्टी अवेलेबल है, यहाँ अच्छी मिट्टी है, क्योंकि यहाँ मिट्टी कौन है, जलोढ़ मिट्टी। भारत में जितनी भी मिट्टियां पाई जाती हैं, सबसे ज्यादा उपजाऊ कोई मिट्टी है तो कौन मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी है। समझ में आएगा आप लोग को। बताइए, तो मिट्टी कितने प्रकार के, दो प्रकार के, स्थानबद्ध मिट्टी और स्थानांतरित मिट्टी। समझ में आ गया। स्थानबद्ध में मिट्टी जहाँ पर पैदा होती है, जहाँ पर बनती है, वो वहीं का वहीं रह जाती है, ठीक है। जबकि स्थानांतरित में मिट्टी जहाँ पर बनती है वहां नहीं रहती है, बल्कि वहां हो भी, रह भी सकता है, ऐसा नहीं कहना नहीं रह सकती। पर बाढ़ और का जब समय आता है ना, तो मिट्टी एक जगह से कट छट कर अपरदन की क्रिया द्वारा वो क्या होती है कि एक जगह से दूसरी जगह क्या हो जाती है, वो लेकर चल जाती है पानी, और कहीं कहीं अलग अलग क्षेत्रों में उसे छोड़ देती है। उसे हम जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। कौन सा मिट्टी कहते हैं, जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। चलिए उसके आगे हम लोग देखते हैं, उसके आगे देखते हैं भारत में थोड़ा सा मिट्टी के बारे में। यहाँ पर गौर से देखेंगे आप, ICAR, ICAR, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च, इंडियन काउंसिल, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च, जिससे हम लोग बोलते हैं भारतीय, जिसे हम लोग बोलते हैं मुख्य रूप से इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर रिसर्च, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, भारतीय कृषि अनुसंधान, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, ठीक है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च, जिसे हम भारतीय, भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र, अनुसंधान संस्थान बोल सकते हैं आप, अनुसंधान संस्थान। ये एक है जो मुख्य रूप से मिट्टी पर काम करती है। मुख्य रूप से इसने ICAR ने, ICAR ने एक आपका मुख्य रूप से रिसर्च सेंटर, समझे, यानी कि अनुसंधान केंद्र की स्थापना भोपाल में की है। कहाँ पर की है, भोपाल में। बताइए, भारत में ऐसी कौन सी संस्था है जो मिट्टी पर काम करती है, समझे। तो उस खेती और मिट्टी ये सब चीजों पर काम कौन करती है, ICAR, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च। यही संस्था ने, ये संस्था जो है रिसर्च सेंटर यानी कि अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ की है, भोपाल में की है। कहाँ की है बताइए, ICAR ने एक अनुसंधान केंद्र की स्थापना की है, वो स्थापना कहाँ पर की है, भोपाल में। और इसी केंद्र के अनुसार भारत में जो मिट्टी पाई जाती है, उस सभी मिट्टी को इसने 8 भागों में बांटा है। कितने भागों बांटा है, तो सभी मिट्टी को 8 भागों में बांटा है। इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र कहें या संस्थान बोले, ठीक है, संस्थान। इसने, इसने अनुसंधान केंद्र की स्थापना भोपाल में की है। और इस केंद्र के अनुसार भारत में पाए जाने वाली मिट्टी जो होती है, इन मिट्टी को 8 भागों में बांटा गया है। कितने भाग में बांटा गया है, 8 भागों में बांटा गया है। कौन कौन होते हैं, सबसे पहला भाग जो होता है, जलोढ़ मिट्टी। सबसे पहली मिट्टी का नाम बताइए, जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। जो दूसरी जो मिट्टी होती है, इसे हम काली मिट्टी कहते हैं। तीसरी जो मिट्टी होती है, लाल एवं, लाल एवं
पीली मिट्टी कहते हैं। चौथी जो होती है लेटेराइट मिट्टी कहते हैं। लेटेराइट मिट्टी, इसने कितने भाग में बांटा है मिट्टी को? टोटल इसने मिट्टी को 8 भागों में बांटा है। जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल या पीली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी। उसके बाद आते हैं 5 नंबर पर्वतीय मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी। छठा मरुस्थलीय मिट्टी। समझिएगा टोटल कितने हो गए? 6। जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल एवं पीली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी। उसके बाद हम लोग आते हैं 7 नंबर दलदलीय मिट्टी, दलदलीय मिट्टी। 7 नंबर क्या हो गया? और 8वां है लवणीय मिट्टी। ये मुख्य रूप से मिट्टी के 8 प्रकार होते हैं। देखो भारत में जितने भी मिट्टी पाई जाती है उन मिट्टी को ICAR ने 8 भागों में बांटा है। कितने भाग में बांटा है? तो भारत में पाए जाने वाली मिट्टी को कितने भाग में बांटा गया है? 8 भागों में बांटा गया है। जो मुख्य रूप से कृषि के लिए जो प्रमुख है ये मात्र ये 4 ही है। कृषि के लिए, खेती के लिए सबसे अच्छी जो मिट्टी जो मानी जाती है मुख्य रूप से खेती के लिए जलोढ़, काली, लाल, पीली और लेटेराइट, ये जो 4 मिट्टी जो लिखवाए हैं यही 4 मिट्टी खेती के लिए अच्छी मानी जाती है। इसमें भी सबसे अच्छी कौन मानी जाती है? जलोढ़ मिट्टी मानी जाती है। अलग अलग मिट्टी में अलग अलग फसल के लिए वो जाने जाते हैं, लेकिन जब एक ही फसल को हर मिट्टी में जब उगाना चाहेंगे, जलोढ़ मिट्टी में धान गेहूं जितना अच्छे से उग सकता है उतना अच्छे से बाकी सारी चीजों में नहीं उग सकती है। तो कई बार खाद और सिंचाई की व्यवस्था करके हम उन फसलों को उगाने की कोशिश करते हैं। ऐसे खेती के लिए चाहे देखो काली मिट्टी जो होती है धान गेहूं को अच्छे से नहीं उगाती है, फिर भी यहाँ सिंचाई और खाद की व्यवस्था हम करके यहाँ प्रयास करते हैं। बाकी सारे और ये दोनों मिट्टी तो एकड़ों से भी खराब होती है। सबसे अच्छा मिट्टी कौन है? जलोढ़। उसके बाद देखेंगे काली मिट्टी भी अच्छी नहीं होती है पर चलो ठीक ठाक मानी जाती है। इससे भी खराब ये दोनों होता है। फिर भी इन तीनों ही चीजों पर देखिएगा खाद ओद सिंचाई की व्यवस्था करके इससे हम लोग उपजाऊ बनाते हैं ताकि यहाँ इस क्षेत्र जिन क्षेत्रों में मिट्टी है वहाँ की आबादी को एग्रीकल्चर खेती के माध्यम से अन्न को उगाया जा सके, फसल को उगाया जा सके। बाकी ये पर्वतीय, मरुस्थलीय, दलदलीय, लवणीय ये सब मिट्टी जो होती है उतनी अच्छी नहीं मानी जाती है खेती के लिए। ये पर्वत के क्षेत्र में है, मरुस्थल के क्षेत्र में, ये दलदल जैसे क्षेत्रों में है, ये लवण जैसे नमक वाला जो क्षेत्र जो होता है ये सब अलग अलग क्षेत्र में होते हैं। ये सारे लोग जो होते हैं खेती के लिए अच्छा नहीं माना जाता है, ना के बराबर यहाँ खेती होती है। ठीक है, फिर भी इन क्षेत्रों में खेती को किए जाते हैं, लोग करते हैं, खाद ओद या और भी कई तरह की चीजें मिलाकर खेती की जाती है। बट खेती के लिए यही 4 मिट्टी जो है महत्वपूर्ण है। इन्हीं एक एक कर करके हम अलग अलग मिट्टी को पढ़ेंगे। तो आप लोग को पढ़ाया गया मिट्टी के बारे में, मिट्टी कैसे बनता है, क्या बनता है, कैसे क्या चीज होती है, और ये 8 प्रकारों के बारे में आपको चर्चा की गई है। इन्हीं 8 प्रकारों को हम लोग एक एक कर करके हम लोग क्या करने वाले हैं? समझने वाले। ठीक है, तो इस क्लास में हम लोग मात्र यहीं तक पढ़ेंगे और इसका जो हम लोग पार्ट 2 हम लोग मिट्टी को लेकर आएंगे, उस पार्ट 2 में हम लोग इन 8 मिट्टी के बारे में हम लोग अब डिटेल से चर्चा करेंगे। ठीक है, अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।